वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। बात करेंगे एक अहम मामले के हवाले से। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक भी कर दी है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है बिल्कुल ऐसे ही है। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। भारतीय एजेंसीज जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रहीं। जासूस एहलकार दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में छोटी आबदोज़ें बनाने जैसे एक हसास नौयत के मंसूबे पर काम कर रहे थे। भारतीय जासूस फौजी एहलकारों में कैप्टन नौतेज सिंह और बरिंद्रा कुमार वर्मा बताए जा रहे हैं। सोरावर्ष, कमांडर उमित नकपाल और दीगर इसमें शामिल हैं। ये वो नाम हैं जो कि इसमें शामिल थे। अब इन्हें सजाए मौत सुना दी गई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, कतरी अदालत की जानिब से बड़ा ही अहम इकदाम उठाया गया है। हमारे यहाँ भी गिरफ्तारियाँ होती हैं लेकिन ऐसा इकदाम हमें देखने को नहीं मिलता। आप कैसे देखते हैं आलमी सतह पर भारत के लिए एक और सुबकी है ये सुबकी के अलावा आई थिंक ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर आप देखें कैप्टन को जूनियर रैंक नहीं होता, कैप्टन इज लाइक अ फुल कर्नल और फिर इसके कमांडर लेवल के लोग हैं। तो इसका मतलब है कि जो इंडियन स्टेट है उसकी मिलिट्री इन्वॉल्व है एस्पियोनाज में और सबोटाज में। और आप देखें कि इसमें ये जासूसी किसके लिए कर रहे हैं, तो इसराइल के लिए कर रहे हैं। तो लुक एट द नेक्सस बिटवीन मूडीज, आरएसएस, इनकी मिलिट्री, उसके बाद जो है ये इसराइल के साथ और नुकसान कर रहे हैं उन्हीं मुसलमान मुल्कों का, अरब मुल्कों का, जिनमें लाखों की तादाद में ये इंडियन वहाँ पे मुकीम हैं। वहाँ पे ये कमाते हैं डॉलर्स भी और बिलियंस ऑफ डॉलर आता है गल्फ से। और उन्होंने आई वुड से एक ब्लफ किया हुआ है अरब वर्ल्ड को थ्रू बॉलीवुड और सारा जी के सॉफ्ट पावर हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, बट अंदर से आप देखें कि इतना ज्यादा बुग़्ज़ है। और अगर इस हायर लेवल पे इनके ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, इसका मतलब इसमें इनकी मिलिट्री इन्वॉल्व थी। कनाडा में अगर लेट्स से इनकी एम्बेसी इन्वॉल्व थी तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्वॉल्व है। पीपल शुड रियलाइज कि एक पूरी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, थग्स हैं, इनके स्क्वाड्स हैं, डेथ स्क्वाड्स हैं, फिर स्पाइनेज के स्क्वाड्स हैं, व्हिच इज अ वेरी सीरियस थिंग कि आप एक होस्ट कंट्री है। फरमा रहे हैं कि दूसरों की तरफ उंगली उठाने की बजाय इन्हें अपने अंदर देखना चाहिए। और सर अगर हम टाइमिंग को देखें, 2022 में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और फौरी तौर पे इन्हें सजाए मौत सुना दी गई है। इस इकदाम को आप किस तरह से देख रहे हैं और आलमी सतह पर आपको क्या लगता है कि वाकई इन किरदारों को ऐसे ही फौरी तौर पर सजाएं सुनानी चाहिए? ये एग्जैक्टली जो स्पाइंग है या लेट्स से क्वेश्चन आ जाए या सबट आ जाए, ये आई थिंक दे आर पनिशेबल डेथ किसी भी मुल्क में हो। तो और स्पेशली बिकॉज दे गोइंग अगेंस्ट इंटरेस्ट, आप पे भरोसा किया गया, आप वहाँ पे गए ट्रेनिंग के लिए जो भी था, और फिर आप उसी मुल्क के अगेंस्ट एक मुनज़्ज़म तरीके से जब स्पाइंग करते हो। और नेटवर्क जो उन्होंने पकड़ा था ये आई थिंक विद एविडेंस है। अभी इंडिया ने एक्चुअली पिछले साल से बड़ा प्रेशर डाला है, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मीडिया ने कि जी हमारे तो बड़े तल्लुकात हैं गल्फ से और आप इसको इस्तेमाल करें। अभी भी सोशल मीडिया पे आई थिंक दे आर नाउ गोइंग अगेंस्ट कतर, और उससे पहले अल जजीरा को टारगेट कर रहे थे। तो दिस इज गुड कि ये लोग एक्सपोज हो गए। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा अब, क्योंकि हम तो शुरू से ये बात कर रहे हैं और ये जो उनका मकरू चेहरा है ये दुनिया को दिखा रहे हैं। फिर कनाडा में देखा हमने सिख तंजीम के हवाले से क्या हुआ, फिर अब ये डेवलपमेंट आना, तो फिर शायद ये जो बड़ी डेमोक्रेसी का दावा करता है इंडिया, तो फिर इसे हम डर्टी डेमोक्रेसी कहेंगे। एग्जैक्टली जो आरएसएस का बेसिकली सब फाशिस्ट एजेंडा, इसराइल में ज़ायनिस्ट एजेंडा है, इंडिया में फाशिस्ट एजेंडा है। विद इन इंडिया सारी दुनिया को नजर नहीं आता, इनके लिंच मॉब फिरते हैं। ऑफिशियली इनके बड़े बड़े जो धर्म युद्ध के इनके करता धरका है, ओपनली मुस्लिम हॉलोकॉस्ट की बात करते हैं, क्रिश्चियंस को तंग किया हुआ है, सिखों का इन्होंने आई वुड से नाटका बंद किया हुआ है। तो ये चीजें विजिबल थी, लेकिन बाहर जो अभी पंजे इन्होंने गाड़ने शुरू किया, तो आई थिंक चीजें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई हैं, which is very significant। और बाकी भी अरब वाले को आई थिंक देखना चाहिए कि ये लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अभी एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि कतर की जानिब से स्टेप लिया गया है और भारतीय जासूस एहलकारों को सजाए मौत सुना दी गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस इकदाम को? देखिए जी, ये इंडिया के लिए बड़ा जो है वो शर्म का मुकाम है कि उनके यूनिफॉर्म पर्सनल और नेवी के लोग जो है वो जासूसी में और एस्पियोनेज वगैरह में इन्वॉल्व थे, और इंडिया शुड टेक केयर ऑफ देम। इस तरह के नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये, इंडिया और कतर के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन अगर कतर ने ये स्टेप लिया है तो इसका मतलब है उनकी बड़ी सीरियस इन्वॉल्वमेंट होगी। वरना अगर आप देखें तो कतर और इंडिया के डिप्लोमेटिक और जो बिजनेस रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं।
तो इसलिए इनको जी। एहतियात करनी चाहिए। दरअसल इंटेलिजेंस फेलियर जो होता है, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है। एक तो ये है कि इजराइल को अगर देखें, ये बेसिकली इजराइल हर मुल्क के साथ जो है ना वो पंगा लेता है और उनके मतलब है उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज और एस्पेनज एंड स्पाइंग का काम करता है। और फिर दूसरी तरफ ये देखें कि इंडिया के जो है लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें एक चीज है कि अगर आप देखें 91-92 से जो इंडो इजराइल स्ट्रेटेजिक अलायंस है ना, ये बिकॉज ऑफ देयर रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसने पूरी दुनिया को मुसीबत डाली हुई है। बिल्कुल। और इसको इजिप्शियन जनरल होते थे, जनरल साम स्वेलम, वो बड़ा खूब कहते थे कि दुनिया में जो एक्सेस ऑफ ईवल है वो है इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आई रिपीट, एक्सेस ऑफ ईवल जो है दुनिया में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इजराइल एंड इंडिया। और इस एक्सेस ऑफ ईवल ने आप देख लें पूरी दुनिया को जो है वो मुसीबत में वो मुतासर कर रहे हैं। ये फरमाइएगा नवाज़ी साहब, आपके इस तमाम सूरत हाल में किस किस्म की पाबंदियां अब इंडिया पर लग सकती हैं या लगनी चाहिए? देखिए, इसमें कतर कैन टेक सर्टेन एक्शन, बाकी तो वो जो लोग इन्वॉल्व थे उनको उन्होंने सजाए मौत दे दी है और वो मेरा ख्याल है दे विल एग्जीक्यूट इट। और इसमें इंडिया पे कोई पाबंदियां वगैरह नहीं लग सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया है ना, ये एक बड़ा डेंजरस किस्म का एक्सेस है इजराइल और यूएसए और इंडिया का। और इसको बैलेंस आउट करने के लिए ये मिडिल ईस्ट के लोगों को और मिडिल ईस्ट के जो किनशिप और मिडिल ईस्ट के जो रॉयल सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इजराइल जो कर रहा है अब फ़लस्तीन में और गज़ा में जो सूरत हाल है, और अमेरिका की पूरी तौर पे पुष्टपनाही उसे हासिल है। अगर इंडिया की भी हम बात करें तो यकीनन इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल को। और सर, इससे पहले हमने देखा कि कनाडा के साथ इनके सिफारती ताल्लुकात ख़राब हुए, अब कतर के साथ ख़राब हुए। एक जानिब ये बात करते हैं वन अर्थ और राइट्स फॉर ऑल की ये बात करते हैं अपेरेंटली, लेकिन अब इस सिचुएशन के बाद आपको नहीं लगता कि इंडिया जो है वो आइसोलेशन का शिकार आहिस्ता आहिस्ता होता नजर आ रहा है? देखिए, मतलब लेट्स नॉट होप अगेंस्ट दी होप्स। इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। देखिए, इंडिया जो है वो एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ा मुल्क है, लेकिन ये है कि इंडिया एक फासिस्ट गवर्नमेंट है। जब से मोदी आया है वो एक फासिस्ट और डिक्टेटरशिप है। वो किसी को घास नहीं डालते हैं। और अभी लेकिन ग्रेजुअली जो ये शुरू हुआ है, कनाडा से शुरू हुआ है, अभी ये कतर से शुरू हुआ है, इसमें मेरे एम्फेसिस जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे हैं, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई। ये क्यों इंडिया के नीचे लगे हुए हैं? ये क्यों नहीं अपने इंडिया के साथ अपने जो है वो बायलैटरल रिलेशन, ट्रेड और ऑल दीज वो खत्म करते? आप मिडिल ईस्ट में जाएं, आपको हर जगह इंडियन नजर आते हैं। तो ये बेसिकली ये है कि इंडिया तब तक ये चीजें नहीं रोकेगा जब तक इंडिया को आगे से। अच्छा नवाज़ी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। एक तो पहले आपने कहा कि एक गठजोड़ है जिसमें इजराइल है और इंडिया है, एक साइड पे है। दूसरी जानिब आपने कहा अरब साइड पर खास तौर पर और ये वाकया भी अरब सरजमीन पर पेश आता है। क्या रिलेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं? क्योंकि ये जो खास वाकया था ये इजराइल के लिए वो स्पाई कर रहे थे इंडियन जो लोग थे, तो इसमें अब क्या जो रिलेशंस हैं वो इजराइल के साथ और इंडिया के साथ अरब ममालिक के इफेक्ट होंगे? अगर होंगे तो कितने होंगे? इसमें ये है कि देखिए, कुछ रिलेशंस होते हैं सिक्योरिटी रिलेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, वो तो डेफिनेटली बहुत बुरी तरह असरअंदाज होंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट जो है, मिडिल ईस्ट इंडिया पे सिक्योरिटी और डिफेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए डिपेंड ही नहीं करता, और ना इंडिया मिडिल ईस्ट पे डिपेंड करता है। इसलिए वो इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इंडिया को अगर पिंच करना है आपने, तो इंडिया के जो बायलैटरल जो ट्रेड और कॉमर्स के रिलेशंस हैं, जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज को चाहिए कि उसमें इसको इफेक्ट। लेकिन वीजे के हसूल के लिए शायद एक ऑप्शन है, देखते हैं ना, अगर कतर जरूरत करे, कतर के पास एक ऑप्शन है, इनके कुछ लोग डिपोर्ट कर दे जो वहाँ
वहाँ कतर वहाँ लोग जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उनको डिपोर्ट करे, लेकिन कतरी इतनी ठीक है। देखना यह है कि अब जो ताल्लुकात हैं वो किस हद तक मुतासर होते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश अली साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसहाक डार की रिहाइश का मिनिस्टर इनक्लेव पहुंचे हैं और इससे पहले भी हमने देखा था कि यहाँ पे पहुँचने से पहले भी उन्होंने स्टे किया था इसहाक डार साहब की रिहाइशगाह पे। और अभी भी बताया जा रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और दीगर भी उनके हमरा मौजूद हैं। इसहाक डार की रिहाइशगाह पे क़याम किया है। नवाज शरीफ मरी जबकि शहबाज शरीफ लाहौर के लिए रवाना हो। बिल्कुल ऐसा ही है और ये मनाजिर भी हम देख सकते हैं। ये वहाँ पर जब रिहाइश का पहुँचे तो तब के मनाजिर हैं, मुख्तलिफ लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इसहाक डार साहब खुद वहाँ पर मौजूद हैं और अभी वहाँ पर मुलाकात हो रही है क्योंकि शायद दोबारा मरी के लिए रवाना हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब। तो उस सूरत हाल के अंदर और ख़ास तौर पर क्योंकि जब से वो लाहौर आए और लाहौर से मरी गए और वहाँ से केसेस के हवाले से कानूनी अपनी टीम से मिल रहे हैं, तो इसहाक डार साहब उनके हमरा मौजूद हैं और उनकी कानूनी टीम उनके हमरा मौजूद है। वो तमाम सूरत हाल पर गाहे बगाहे गुफ्तगू कर रहे हैं, मुस्तकबिल के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरीके से वो रिलीफ ले सकते हैं, कोर्ट के अंदर क्या मौक़िफ़ अब रखा जाएगा उनकी पार्टी की जानिब से, पार्टी की सियासी हिकमत अमली क्या होगी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खुसूसन पंजाब के अंदर कन्वेंशन भी करने का मुस्लिम लीग नून सोच रही है और मुख्तलिफ कन्वेंशन से शहबाज शरीफ साहब भी खिताब करेंगे, नवाज शरीफ साहब भी खिताब करेंगे। तो पार्टी इस वक्त बहुत एक्टिव हुई हुई है। तो उसके लिए मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जब से नवाज शरीफ साहब कहना गलत नहीं होगा कि मौसम जरा ठंडा हो रहा है, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी अरूज पे पहुंच रही है। और इसे बात करने के लिए हमारे साथ साकिब मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। साकिब बताइएगा, नवाज शरीफ साहब इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या मसरूफियात हैं आगे की उनकी? देखिए, नवाज शरीफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है मिनिस्टर इनक्लेव आए, हम वहीं पे मौजूद थे। तो मुख्तलिफ काफिले व्यक्ति का निशान बनाते हुए जो है वो अंदर मिनिस्टर इनक्लेव में गए। वो वहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के करीब जो है वहाँ पे क़याम किया। फिर यहाँ से जो है वो रवाना हुए। आपको जरा कुछ तफसीलात बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मिनिस्टर एनक्लेव में इसहाक डार के राजगाह पर एक बड़ी बैठक हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमें बता रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर लाहौर के रवाना हो गए हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब मरी के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर वो मिनिस्टर इनक्लेव इसहाक डार की रिहाइशगाह पे रुके और उसके बाद वो रवाना हो गए हैं मरी के लिए, जबकि शहबाज शरीफ अपने दीगर साथियों के हमरा लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। आज की जो लेटेस्ट अपडेट और डेवलपमेंट ये रही है कि नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल हो गई हैं। यानी जब वो मुल्क छोड़ के गए थे तो जो उनका स्टेटस था वो अब बहाल हो गया है। और बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे, विक्ट्री का निशान जब वो अदालत से निकले तो उसके बाद उनकी जानिब से तमाम जो पार्टी के सीनियर क़यादत उनकी जानिब से बनाया गया है दिन भर की अहम साइफर केस का ट्रायल रोका जाएगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। साइफर केस से मुतालिक ये लेटेस्ट अपडेट है कि इसका ट्रायल रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पे फैसला महफूज कर लिया है और अब ये महफूज फैसला सुनाया जाएगा साइफर केस से मुतालिक कि इसका ट्रायल रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से फैसला अब महफूज कर लिया है। साइफर केस का ट्रायल रोका जाएगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। इस हवाले से ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल थी ये अब सामने आई है। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, जिनकी सज़ा के खिलाफ अपीलें अब बहाल हो गई हैं। यानी वो जो 2 केसेस थे वो जहां छोड़ के गए थे, जब मुल्क से बाहर गए थे, अब वापस आ गए हैं, अपीलें बहाल हो गई हैं, तो वहीं से वो केसेस अब स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे एक बार फिर से इसराइली बर्बरियत के हवाले से और हम जानेंगे जो मासूम और मजलूम फ़लस्तीनी हैं उनकी सूरत हाल कैसी है, शहादतों की तादाद कितनी हो गई है और मजलूम फ़लस्तीनियों के हालात और इस पर आलमी बरादरी का किरदार, इस सब पर हम बात करेंगे। शहर कायद का भी रुख करेंगे। वहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है लेकिन वहाँ के मसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और एक अहम मसला है वहाँ पे नाकिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी। इसकी अबतर सूरत हाल और इसकी वजूहात भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और लाहौर में स्मोक के असरात और नुकसानात भी जानेंगे और इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे और फिर खेल के मैदान का भी रुख करेंगे। अब एक और बात शुरू हो गई है
पहले कहा जाता था 92 के वर्ल्ड कप में टीम इसी तरह परफॉर्म करके ऊपर जा रही थी। अब एक और बात हो गई कि जब भी पाकिस्तान की टीम नीचे गिरती है उसके बाद फिर इसी तरह उठती है। इस बार मुझे लगता है ये वहम भी दूर कर देना यानी उठने के लिए नीचे गिरना जरूरी है। खैर, खेल के मैदान को तो रुख डेफिनेटली हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी मैदान का रुख कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ का आला सतही वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पे पहुंच गया है और वफ्द में साबिक स्पीकर असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ, जुनेद अकबर खान शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है और ज़राए ये बता रहे हैं कि PTI का वफ्द मौलाना से कौमी मफाहमत से मुतालिक मुशावरत करेगा। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है। अहम खबर है इस वक्त जो तनाजुर चल रहे हैं, सूरत हाल इस वक्त जो है, PTI का वफ्द मौलाना फजल रहमान से कौमी मफाहमत से मुतल्लिक मुशावरत करेगा। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का आला सतह का वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँच गया है। शराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शराज, बताइएगा ये इस वक्त में कौन कौन शामिल था और क्या एजेंडा था मुलाकात का? देखिए, मौलाना फजल रहमान जो है वो एक मतलब फिर से सियासी सूरत हाल में एक्टिव हो चुके हैं और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आला वफ्द था उन्होंने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और वफ्द में जो है साबिक स्पीकर असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ और जुनेद अकबर जो थे वो शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द में जो है मौलाना फजल रहमान से तवील मुलाकात की और PTI के वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से कोई मुफाहमत से मुताल्लिक जो है मशावरत पर बातचीत की और उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है। मौलाना फजल रहमान से तवील रिश्वत है वो जारी है। जी ठीक है शराज, ये बता दीजिएगा कि ये मुलाकात अभी भी जारी है और कौन कौन शामिल था, इस हवाले से भी दोबारा बताइएगा। और फिर ये बताइएगा कि ये पहले से स्केड्यूल थी या अचानक ये फैसला किया गया? देखिए, ये मुलाकात जो थी पहले से स्केड्यूल नहीं थी, अचानक की मुलाकात हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो आला सतही का वक्त है मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह पहुंचा, जिनमें जो है साबिक स्पीकर असद कैसर थे, अली मोहम्मद खान थे, बैरिस्टर सैफ थे और जुनेद अकबर थे। इन्होंने मौलाना फजल रहमान से तवील मुलाकात की और जरा ये बताना है कि मुलाकात में जो है कोई मफाहमत के हवाले से मौलाना फजल रहमान से मुशावरत की। इससे कबल हमने देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त भी था, उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। तो मौलाना फजल रहमान जो है सियासत में एक मतलब फिर से एक्टिव हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि रोज से मुख्तलिफ मुलाकात जो है वो जारी है। मुख्तलिफ मुलाकातें जारी हैं। शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद थे और ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे और जो मनाजिर हम देख रहे थे उसमें नजर आ रहा था बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुराकर बड़े खुशगवार मोड में ये मुलाकात हो रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। अदालती अमले का यह कहना है कि नवाज शरीफ की जमानत के मामले से मुतल्लिक तहरीरी फैसले में बताया जाएगा। कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि अपीलों की बहाली से अब केसेस का पुराना स्टेटस बहाल हो जाएगा। नवाज शरीफ की अदालत में सरेंडर करने के बाद नैब ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। अदालत अब नवाज शरीफ की सजा के गलत या सही होने का जायजा लेगी। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रफीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रजवाना साहब, ये फरमाइएगा कि आज नवाज शरीफ साहब को उनकी जो अपीलें हैं वो बहाल हो गई हैं और अब आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि वो भी जिस तरह मरीम नवाज बरी हुई थी वो भी बरी हो जाएंगे? देखिए जी, बात ये है कि आज वाले तो सारे थे टेक्निकल इश्यूज, ठीक है ना, ये छोटे मोटे टेक्निकल हैं। असल है अपील बहाल हो गई है। अपील जो है उसकी समाअत होगी, जो मेरिट पे होगा फैसला होगा। हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि जिन हालात में ये केस बनाए गए थे और जिस तरह मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर बरी हुए हैं और उसमें जो ऑब्जर्वेशन आई है उसके बाद जो कुछ शहादत सफ़ा मिसल पर है, तो हम समझते हैं कि ये केस जो है बहुत मजबूत है और नैब की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में भी लिखा है। तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह सफ़ा मिसल पे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करते हैं। अच्छा, कि ये रफीक साहब, जिन चीज़ों को आप हकाइक कह रहे हैं, आपकी जो साबका इत्तेहादी पार्टी है वो ये कह रही है कि वो आपको रिलीफ दिया जा रहा है, उन हकाइक को वो रिलीफ का नाम देते हैं? नहीं है, ये टेक्निकल चीजें हैं। और देखें, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, 40-45 साल हो गए। ये अपील का दाखिल दफ्तर हो जाना, अदम पैरवी खारिज हो जाना, उसका बहाल हो जाना, कोई सिविल केस का अदम पैरवी खारिज हो जाना, फिर बहाल हो जाना, यकतरफा हो जाना, फिर यकतरफा कार्रवाई खत्म हो जाना, लॉ कहता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं, द केस शुड बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स नॉट ऑन हाइपर टेक्निकलिटीज।
ये हाजिर नहीं हुआ लिहाजा अपील खारिज और बंदे को 10 साल 7 साल सजा है, उसको जेल भेज दो। ये एक ऐसा हाइप क्रिएट हो गया है क्योंकि एक सेंसिटिव इशू था, उस पर दिन रात जितनी बहस हो रही है, तो कुछ लोग तो बहस अपने एक माइंड सेट से करते हैं। उनका जो माइंड सेट है उसके मुखालिफ वो गुफ्तगू कर ही नहीं सकते, अल्लाह ने उनको तौफीक ही नहीं दी हुई। बात यह है कि माइंड को ओपन रखें, जो चीज़ आपकी नज़र में सही राय आपकी है वो दे। अब यही हो गया जी, वो जी बायोमेट्रिक हो गया जी, अच्छा जी, वो जी अपीलें बहाल हो गई जी, अच्छा जी, वो जी इस तरह से हो गया, वो जी ये हो गया। बात यह है कि असल मसला है अपीलों का फैसला, वो मेरिट पे होगा। इंशाल्लाह हम मेरिट पे हमारे वकील बहस करेंगे, इंशाल्लाह हम बिल्कुल, अल्लाह से उम्मीद है कि मियां साहबान के खिलाफ ये केस झूठे हैं, गलत है, इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। अब वो अल्लाह करे बरी हो जाते हैं तो फिर ये और बात बढ़ जाएगी, ये जी बायोमेट्रिक हो गया, ये जी अपीलें बहाल हो गई, ये जी सजा मुअत्तल हो गई, अब ये बरी हो गए, तो फिर इंसाफ किसको कहेंगे? तो बरी हो जाओ। और रिजवाना साहब आपके पुराने साथी हैं, वो इत्तेहादी रहे हैं आपके साथ, आप उनको क्यों नहीं कायल करते? किनको? पीपल्स पार्टी वालों को, जो कह रहे हैं कि अब क्योंकि आइंदा आपने भी इलेक्शन में जाना है, उन्होंने भी इलेक्शन में जाना है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। वो कहते हैं कि अगर इसी तरह सब कुछ करना है तो फिर इंतखाबात क्यों कराना है, डायरेक्ट आपको उठाकर हुकूमत दे दी जाए आपकी पार्टी को। हमारे कायल हो गए तो फिर पॉलिटिकल स्लोगन और पॉलिटिकल माइलेज कैसे होगी? माजरत के साथ किसी एक बंदे के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरा ओवरऑल ये व्यू है। तो पॉलिटिकल माइलेज कहाँ से मिलेगी? हमारे खिलाफ क्या बोलेंगे ये बता दो। तो वो आप समझते हैं कि ये उनका पॉलिटिकल बयानिया है, तो नून लीग का पॉलिटिकल बयानिया क्या है अगले आने वाले इलेक्शंस में? नून लीग का मियां साहब ने अपनी तकरीर में कहा इंशाल्लाह आए हैं। और एक बात बता दूं आपको, 2018 और 2023 का पाकिस्तान बहुत डिफरेंट है। जो भी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेके हुकूमत बनाएगी, उस जमात को या उस हुकूमत को बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए अभी से टांगें खींचनी शुरू हो गई हैं, ये बंद होनी चाहिए। अगर यही रवैया रहा तो इलेक्शन में भी यही गुफ्तगू होगी। रजवाना साहब एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, माजत आपको टोका मैंने, मुझे बस फरमाइएगा कि 2023 में आपने कहा पाकिस्तान मुख्तलिफ है 18 से, नवाज शरीफ साहब भी मुख्तलिफ हैं या वो सेम है? इंशाल्लाह मुख्तलिफ है, क्यों नहीं है। देखें, वक्त के बदलते के साथ पॉलिटिक्स भी तो एक मार्केटिंग है ना जी, कि आप प्रोडक्ट लोगों के सामने बेचेंगे, जो जैसी प्रोडक्ट के लिए लोग समझते हैं कि ये प्रोडक्ट बेहतर है। एक ही वही प्रोडक्ट है, लक्स है, सपोज एक मिसाल देता हूँ, उसके कितने रैपर चेंज होते हैं, उसकी कितनी एडवर्टीजमेंट चेंज होती है, उसकी कितनी चीजें चेंज हो जाती है। तो आज मार्केट की जरूरत है मईशत, मईशत के साथ साथ लोगों की गुर्बत, लोगों का रोजगार। तो इसके लिए एक पूरी प्लानिंग चाहिए, पूरा सारा कुछ चाहिए। तो साफ ज़ाहिर है इसका फैसला अवाम ने करना है। अगर कोई भी पॉलिटिकल जमात बशमूल हमारी जमात के डिलीवर नहीं करेगी तो अपना रास्ता ले लेगी। ठीक है, यानी अवाम पर है सबके वो क्या सोचते हैं और क्या डिसाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया। रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, और उनकी जानिब से जो उनके इत्तेहादी हैं उन पर उन्होंने दबे लफ्ज़ों में बता दिया है कि आप मैदान में आएँ और मैदान में आकर उनको जो है वो आप उनका मुकाबला करें। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी जो गैर मुल्की हैं उनके मामले पे कोई समझौता ना करने का ऐलान किया गया है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ये कहते हैं कि हर ख़ानदान को 50,000 अफगान करेंसी ले जाने की इजाज़त दी है उन्होंने। रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वालों की हौसला अफजाई भी की जाएगी। और अब तक जियो टैगिंग की जा चुकी है कि कौन गैर मुल्की कहाँ पे है। गैर मुल्कियों को पनाह देने वाले पाकिस्तानी सहूलतकारों को भी सजाएं दी जाएंगी। उनकी गुफ्तगू ज़रा सुनिए। हुकूमतें और इस्लामाबाद की जो हुकूमत है वो, और जो हमारे स्पेशल एरियाज़ हैं जिसमें AJK और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर हमने सेंटर्स बना दिए हैं जिनको हमने होल्डिंग सेंटर्स का नाम दिया है कि वो लोग जो वहाँ पर जाएंगे उनको वहाँ पर रखा जाएगा। वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी, उनको खाना पीना प्रोवाइड किया जाएगा, और पूरी अश्योरिटी के साथ बच्चों को और ख़वातीन को बिलखसूस और बुज़ुर्गों को इंतहाई एहतराम के साथ रखा जाएगा। करें तो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर है और पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनागज़ीनों की बरतानिया रवानगी आज से शुरू हो जाएगी। खुसूसी परवाज़ में 200 अफगान पनागज़ीन सफ़र कर रहे हैं। सिविल एविएशन हुक्काम के मुताबिक अफगान पनागज़ीनों की बरतानिया रवानगी खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए की जाएगी और 12 खुसूसी परवाज़ें होंगी। चार्टर्ड परवाज़ों का ऑपरेशन दिसंबर तक जारी रहेगा और ये परवाज़ें इसी तरह जारी हो सारी रहेंगी।
अक़वाम मुत्तहिदा की अगर हम बात करें तो इसकी सलामती काउंसिल में गज़ा में जंग बंदी कराने में एक बार फिर ये नाकाम हो गया है। रूस और चीन ने सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद वीटो कर दी है। चीन, रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुखालिफत, ब्राज़ील और मोज़म्बिक गैर हाजिर रहे। अमरीकी करारदाद दरकार वोट ना मिलने पर मंजूर नहीं हो सकी। रूसी मंदूब ने कहा है कि करारदाद में फ़लस्तीनियों को ज़िबाह करने की मुकम्मल छूट दी गई। इसराइल को दिफा के नाम पर फ़लस्तीनियों के कत्ल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीनी मंदूब बोले कि गज़ा में जंग बंदी इंसानी बुनियादों पर होनी चाहिए। सवाल ये है कि समझ नहीं आ रहा कि अमरीका क्यों जंग बंदी नहीं चाहता, वो इंतशार चाहता है, क्योंकि हमें सोचना चाहिए कि आज ये लोग हैं तो कल वो हो सकते हैं, हम हो सकते हैं और पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखने का सिलसिला पाकिस्तान की जानिब से आज भी बयान दिया गया है। गज़ा में सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में ये कहा गया है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से अब तक 6700 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गज़ा में खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत है। पाकिस्तान ने अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने रखा है और इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखे हुए। अब खबरों के सिलसिले को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। एक और अहम खबर शामिल करेंगे, अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे कि 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई। शुरका को बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। शुरका से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारे दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बताएं इस हवाले से 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा किया है। आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात भी हुई है। शुरका को बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया है। शुरका से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारे दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। सिपाहसालार की जानिब से कहा गया है और शुरका को बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर भी ब्रीफ किया गया है। और साथ ही साथ आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। ये कहा गया सिपाहसालार की जानिब से। 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का ये दौरा था। इस दौरे से मुताल्लिक हम मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, बताएगा इस दौरे से मुताल्लिक और सिपाहसालार की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया? जी, ये 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा था और इस दौरे में उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की और शुरका को बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर मुकम्मल तफसीली ब्रीफिंग दी गई। और इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। ये बात उन्होंने जोर देकर कही कि दानिशवरों और सिविल सोसाइटी की ज्यादा जिम्मेदारी है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारी अवाम, खुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करें और इसका मुकाबला करें। शुरका को उन्होंने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के हवाले से उठाए जाने वाले इकदाम के बारे में भी आगाह किया, जिसमें स्मगलिंग, बिजली चोरी, मंशियात का फैलाव, बॉर्डर कंट्रोल के इकदाम और पाकिस्तान से गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी शामिल है। इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना था कि हर एक पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस पर किसी भी कीमत पर समझौता करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने मईशत की बहाली के लिए मुतअद्दिद फाल इक़दाम का भी जिक्र किया, जिसमें SIFC के नतीजे में मईशत पर मुस्बत असरात को भी उजागर किया गया। और आर्मी चीफ ने कहा कि फौज पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दीगर इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में कौमी और सूबाई सतह पर पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। आर्मी चीफ का कहना था कि हम एक मजबूत कौम है जिसने अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए बहुत से आजमाइशों को बर्दाश्त किया है। जी ठीक है, सिपाहसालार की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के हर शहरी की जो सिक्योरिटी है इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, आप अपडेट कर रहे थे। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब बात करेंगे कराची के हवाले से, जो कि 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का मस्कन है इस वक्त और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंतहाई ख़राब है। मुलाजमत के लिए जाना हो या मार्केट पहुंचना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र महाल हो चुका है। शहरी आमदोरफ्त के लिए मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार, टैक्सी इस्तेमाल करने पर
मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत का इलेक्ट्रिक बस मंसूबा भी मुश्किलात का शिकार हो चुका है। कराची में इलेक्ट्रिक बसों के 3 में से 2 रूट्स आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चार्जिंग के मसाइल बंदिश का सबब बने हैं। इस साल जनवरी में लॉन्च होने वाले मंसूबे को शुरू से ही परेशानी का सामना रहा है। बस सर्विस का आगाज़ पीपल्स पार्टी हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस के नाम से शुरू किया। अप्रैल में बैटरी चार्जर में ख़राबी के बायस बस सर्विस रोक दी गई थी। चार्जिंग मसाइल के बायस बस सर्विस 2 माह तक मुअत्तल रही। जुलाई में दोबारा चार्जिंग सिस्टम दरामद किया गया था। अब 2 रूट बंद होने से शहर कायद के मकीन सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। जी हाँ, तो ये है कराची की सूरत हाल। कराची जहाँ पे मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, और अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें जो कि बुनियादी ज़रूरत है, तो उसमें भी बहुत मसले मसाइल हैं। कराची इलेक्ट्रिक बसों के लिए 3 रूट्स मुतारिफ़ करवाए गए थे। EV1, EV2 और EV3 के नाम से ये रूट्स मुख्तस किए गए थे। अगर हम रूट नंबर 1 की बात करें तो टैंक चौक से जिना एवेन्यू, शाराय फैसल, FTC, कोरंगी, खयाबान इत्तेहाद से क्लॉक टावर C पर यह ख़त्म होता है। रूट नंबर 2 की बात करें तो बहरिया टाउन से मलीर हॉल्ट, M9 टोल प्लाजा, वकाई यूनिवर्सिटी, जिना एवेन्यू, मलीर कैंट, टैंक चौक से मॉडल कॉलोनी पर यह ख़त्म होता है। जबकि रूट नंबर 3 मलीर कैंट चेक पोस्ट से सफूरा चौक और मौसमियात, कामरान चौरंगी, परफ्यूम चौक, मिलेनियम, डालमा से PMA जिना रोड तक जाता है। ये 3 रूट्स जो हैं वो बनाए गए थे, जिसमें से 2 रूट्स जो हैं वो आर्जी तौर पे बंद हो गए हैं और 1 रूट का इस्तेमाल हो रहा है, और इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे बंद हो रही हैं। अब मसाइल क्या हैं, ये हम अहम सवाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इलेक्ट्रिक बसों के 3 रूट्स पर 40 बसें चलाई गई। 40 बसों की चार्जिंग के लिए सिर्फ 2 चार्जिंग स्टेशंस लगाए गए। ये बस एक ही चार्ज से 240 किलोमीटर का फासला तय करती है। बैरिया टाउन का चार्जिंग स्टेशन दुरुस्त काम कर रहा है। मलीर कैंट में नस्ब स्टेशन को शुरू दिन से मसाइल का सामना है, जबकि चार्जिंग वोल्टेज में उतार चढ़ाव और मतलूबा वोल्टेज की अदम दस्तयाबी इन मसाइल में शामिल है। मलीर कैंट स्टेशन के चार्जिंग स्टेशन को मसाइल दरपेश हैं। चार्जिंग स्टेशन की दुरुस्तगी के लिए चीनी कंपनी से मदद भी ली गई है। अप्रैल में चार्जिंग के मसाइल के बाद सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई है, जबकि चीन से चार्जर मंगवाकर सर्विस दोबारा जुलाई में बहाल की गई है, जो अब फिर मुअत्तल हो चुकी है। जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जर गाड़ियों से मुताबिकत नहीं रखते। MD कराची ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ये बताया गया। नए कनेक्शन और PMT के लिए भी डिमांड नोट भर दिया है। MD कमाल हकीम की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था। 2 हफ्तों में PMT की तनसीब का अमल मुकम्मल होगा। कराची ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हुक्काम की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था। कराची में कराची वालों के उम्मीदें उनको बहुत दिलाई जाती हैं, वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन हल नज़र नहीं आता। मैं ये देख रही थी कि जनवरी में ये स्टार्ट होता है मनसूबा, अप्रैल में ख़राबी आ जाती है, 2 माह के लिए मुअत्तल रहता है, जुलाई में स्टार्ट होता है, और फिर जो है वो 3 में से 2 रूट जो हैं वो नहीं काम कर रहे, और दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि हमने आपके लिए क्या क्या कर दिया। ये तो पीपल्स बस सर्विस की सूरत हाल है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कराची में उसकी भी शदीद किल्लत है। 2 करोड़ से ज़ायद की यहाँ पे आबादी है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर तकरीबन 5,500 बसें चल रही हैं, जबकि शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए बसों की ज़रूरत 15,000 से भी ज़्यादा है, और बसों की कमी के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना इस तमाम तो सूरत हाल के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम दरहम बरहम हो गया। ट्रांसपोर्ट की कमी के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। शहर कायद में तकरीबन 15,000 से ज्यादा बसों की जरूरत है, जबकि सिर्फ 5,500 के करीब बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। पीपल्स बस सर्विस के तहत चलने वाली बसों की तादाद 240 है। BRT के तहत 100 बसें चल रही हैं, जबकि निजी तौर पर चलने वाली बसों और कोचेस की तादाद तकरीबन 5,000 के करीब है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी के बायस शहरियों को बसों में लटक कर और खड़े होकर सफर करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से हमें घंटों इंतजार करना पड़ता है। पहले गाड़ियाँ मिल जाती थी आसानी से, अब नहीं मिलती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कुछ करना चाहिए। कराची में पीपल्स बस सर्विस के तहत रेड बसेस का मंसूबा शुरू हुआ तो शहरियों ने खुशी का इजहार किया, लेकिन कुछ अरसे में इन बसों में लोगों की वही हालत है जैसे पुरानी बसों में होती थी। रश इतना होता है गाड़ियों में कि इंसान की पाँव रखने की जगह तक नहीं होती। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको और बढ़ाए। अभी मैं आया हूँ शेरशाह से, तो शेरशाह में यहाँ तक मैं लोकल बस में आया, क्योंकि शेरशाह से इधर तक ये बसेस नहीं आती है। शहर कायद ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर करने के लिए फौरी तौर पर नई बसें सड़कों पर चलाने की जरूरत है। अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसपोर्ट के शुबे में तजर्बाकार निजी ट्रांसपोर्टर्स की भी हौसला अफजाई की जाए। कैमरामैन मोहिद्दीन के साथ खालिद जमान, PNN कराची।
अपने शहरियों के गिले शिकवे भी जान लिए हैं। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद आए दिन में एक बस में मौजूद रहे हैं, उन्होंने क्या मनाजिर देखे हैं या मुसाफिर क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत इंतहाई खस्ता हाल है। जो गाड़ियां हैं उनके शीशे टूटे हुए हैं, जंग आलूद हैं, जो बैठने की जगह है उनकी भी सीटें ख़राब हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक मुसाफिर बात करते हैं उनसे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बस जी गरीब की सवारी है और क्या कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल गर्मी है और बसों का हाल तो आपको पता है, और ऊपर से किराए इतने ज़्यादा हैं कि अल्लाह माफ़ी दे दे। हमारे कैमरामैन फ़हीम बलोच दिखा सकते हैं ये सीट की तरफ के, ये देखें कि ये पाँव इनके बाहर निकले हुए हैं। इतनी छोटी सीटें हैं कि इनको पाँव बाहर रख के बैठना पड़ रहा है। हुकूमत सिंध इस पर तवज्जो नहीं दे रही। बसों की हालत ख़राब है, इंतहाई कम है बसें, लेकिन मुसाफिर ज़्यादा हैं जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे कि आपने देखा कि लेडीज़ भी जो है वो मर्दों की इस साइड पर बैठ के अपना सफ़र कर रही हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें। जो ट्रांसपोर्ट है धुआँ दे रही हैं, उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, शदीद मुश्किलात का सामना है। तो कराची है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत इंतहाई खस्ता हाल है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दे। यकीनन हुकूमत की तवज्जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और बहरान की हम बात करते हैं, तवानाई बहरान, जिस पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत की अहम फैसलों की तैयारी सामने आई है। टापी गैस पाइपलाइन मंसूबे को रियासती इस्तिस्ना और ओगरा कानून से छूट देने की तजवीज़ दी गई है। मौसम सरमा में सनती सार्फिन को रियायती निर्खों पर बिजली देने की सिफारिश की गई है। बिजली कंपनीज के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने की भी सिफारिश दी गई है, जबकि ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट की फराहमी बंद करने की भी उनकी जानिब से तजवीज़ दी गई है। ग्रेड 17 के ऑफिसर को 450 माहाना मुफ्त यूनिट्स की बजाय 15,858 रुपये देने की सिफारिश की गई है। ग्रेड 18 के ऑफिसर को माहाना 600 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 21,996 देने की सिफारिश की गई है। ग्रेड 19 के ऑफिसर को माहाना 880 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 37,594 रुपये देने की सिफारिश की गई है। ग्रेड 20 के ऑफिसर को माहाना 1100 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 46,992 रुपये देने की सिफारिश की गई है। ग्रेड 21 के ऑफिसर को माहाना 1300 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 55,536 रुपये देने की सिफारिश की गई है। ये वो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और मुफ्त यूनिट्स की सहूलत ख़त्म करने से सालाना 6 अरब रुपये से ज़ायद बचत होगी। 1974 से वापटा मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की सहूलत दी गई। वापटा मुलाजमीन मुफ्त यूनिट्स फरोख्त भी करते रहे हैं। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी और अगर इक़दाम ये जो हिदायत जारी बिल्कुल की हैं, इस पे अमल दरामद भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। कुछ मजीद अहम खबरें भी शामिल करेंगे न्यूज़ रूम में, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खेल के मैदान से आपको खबर देते हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है। श्रीलंका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। तो श्रीलंका जिसने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है और हम देख रहे हैं कि श्रीलंका की जानिब से बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा किया गया और सिर्फ 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए और उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है और इंग्लैंड के साथ वही हो रही है जो पाकिस्तान के साथ हो रही है। ये इसको अगर हम यहाँ पर उसका खुलासा कर दें तो ऐसा ही है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। जैसे हमने देखा कि हमारे आसपास भी लोग काफ़ी बीमार हैं, मैं खुद इससे इफेक्ट हुआ हूँ। तो ये स्मोक का, फ़ज़ाई आलूदगी का ये मामला है। लाहौर एक बार फिर फ़ज़ाई आलूदगी के निर्गे में आ गया है। फ़ज़ाई एतबार से आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त है। एक बार फिर से लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड किया गया है। सूरज की तेज़ किरणों से गर्मी का एहसास बढ़ने लगा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है और बारिश होगी तो कुछ सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि जो स्मॉग पर काबू पाने के लिए इकदाम हैं वो बहुत नागुज़ीर हो गए हैं। सवाल ये है कि अब वो कौन से इकदाम हैं जो ज़रूरी हैं। स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए जनाब फ़ज़ाई आलूदगी का तनासुब कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ बंद करना ज़रूरी हैं। इसके बाद घरों में गैस के आलात कम से कम इस्तेमाल किए जाएँ। कूड़े को आग लगाने पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ जो जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाली ईंटों के भट्टे हैं उन्हें बंद किया जाना चाहिए और जिन इलाकों में स्मॉग ज़्यादा हो वहाँ मसनूई बारिश बरसाई जाए, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से अभी फ़िलहाल बारिश की कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। स्मोक से बचाव के लिए तिब्बी माहिरीन भी कुछ एहतियाती तदाबीर बिल्कुल ऐसे ही है जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मास्क और ऐनक इस्तेमाल करनी चाहिए। तिब्बी माहिरीन कहते हैं
स्मोक सांस के जरिए अंदर जाती है, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। फ़ज़ा में शामिल जहर आलूद अनासर आँखों को मुतासर कर सकते हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गले को खुश्क ना होने दें। स्मोक से फेफड़ों में इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब होने पर फौरी डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपका तिब्बी इलाज जो है वो शुरू किया जा सके। इस सूरत हाल के पेश नज़र अब बढ़ेंगे कुछ एक बार फिर से सियासी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। और क्योंकि कल डॉक्टर सदर मुमलिकत जो आरिफ अलवी साहब हैं, उनकी जानिब से निजी टीवी को एक इंटरव्यू दिया गया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ मौक़िफ़ अपनाया। अब इलेक्शन कमीशन ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर के हवाले से क़यासा राइयों की तरदीद करते हैं और ये भी कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियाँ मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों की हतमी इशात के फ़ौरन बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन जो पहले ही जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन अनाउंस कर चुकी है, तो सदर मुमलिकत की जानिब से जो कल निजी टीवी को एक इंटरव्यू दिया गया इंतखाबात के हवाले से जो उन्होंने बात की है, तो आज इलेक्शन कमीशन ने उनके बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हल्का बंदियों की हतमी अशात के फ़ौरन बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो उन्होंने सदर मुमलिकत के बयान की तरदीद कर दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ये कहते हैं कि जनवरी के आखिर में उन्हें आम इंतखाबात का यकीन नहीं है। अगर वो मुल्क में होते तो इलेक्शन तरमीम पर दस्तखत ना करते। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन PTI अब भी उनके लीडर हैं और वो सदर ना होते तो जेल में होते। उनका कहना था कि जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस उन्होंने नहीं भिजवाया था। बड़े अहम सवालों के उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने कहा कि रेफरेंस वज़ीर आज़म ऑफिस से आया था, चेयरमैन PTI ने कहा था वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहते। उन्हें मुल्क में मौजूद नहीं था जब इस पर साइन हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त हज पर गया हुआ था, तो मेरे बाद जो कायम मकाम सदर थे चेयरमैन सेनेट, उनकी जानिब से ये दस्तखत किए गए। और फिर उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें जो पहले नहीं आज तक की थी कर चुके हैं, बड़ा मुतनाज़ रहा, उस पर भी बात हुई और अब उन्होंने ये कह दिया। और इंतखाबात के हवाले से वो कह रहे हैं कि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगी। गो के इलेक्शन कमीशन का उस पर रद्द-ए-अमल भी आ गया और वो कह रहे हैं कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इंतखाबात को लेके, इलेक्शन कमीशन उसकी तरदीद करता है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तैयार है, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त पर ही होंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे जाने का। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।